जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन करेंगे सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये क्वेश्चन नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। ठीक है, ये वीडियो हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किए थे। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां से आके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको इस टाइप का क्यूजेस भी देखने को मिलता है, तो क्यूज लगा के आपका ऑब्जेक्टिव का अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पर। तो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन एपी में है। समांतर श्रेणी आप लोग पढ़ रखे होंगे, एपी कौन एपी में है यही आपको बताना है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि इसमें से कौन एपी में है। फटाफट से कमेंट करेंगे कौन सा इसमें एपी में है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस पे। देखिए, एपी का क्या खासियत होता है, हम आपको बताए थे कि एपी में क्या होता है, सार्वधांतर जो होता है, सार्वधांतर ये क्या होता है, समान होता है। मतलब हम लोग कल के वीडियो में भी देखे थे कि ये दोनों को घटाएंगे और ये दोनों को घटाएंगे, दोनों का अंतर जब बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है। तो यही करके हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ठीक है जी, चलिए चेक करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा। उसके बाद है पांच, पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर है छह का स्क्वायर 36 हो जाएगा और यहाँ पे है 73। चलिए जी, ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं। जब 25 में से एक को घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। फिर ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, जब 36 में से 25 को घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। अब बताइए अंतर बराबर हुआ नहीं ना हुआ, तो जब अंतर बराबर नहीं होगा तो एपी में होगा नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन काट दीजिए, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, 0.3, 0.33, 0.333, 0.3333। तो अब अपना को देखा होगा तो इसी को एपी में मार दिया होगा कि देखिए भैया बढ़ रहा है। यहाँ एगो तीन जुटा ना, यहाँ भी एगो तीन जुट रहा है, यहाँ भी एगो तीन जुट रहा है, यहाँ भी एगो तीन, मतलब तीन एक गो बढ़ रहा है तो एपी में हो गया। ये कोई बात नहीं हुआ। क्या करेंगे, घटा के देखना है हमको दूसरे में से पहले को। 0.33 में से जब 0.3 घटाएंगे, ऐसे कितना को दशमलव का घटा भी नहीं आता है। 0.33 में से क्या घटाना है, 0.3 को घटाना है। घटा दीजिए, तीन में कुछ नहीं जाएगा, तीन बचेगा, तीन में तीन जगह जीरो, यहाँ दशमलव है दशमलव, यहाँ जीरो है तो जीरो। इसका निकल जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.03। ये दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 0.003, और जब ये दोनों लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 0.0003। तो देखिए यहाँ एक गो जीरो, यहाँ दो गो जीरो, यहाँ तीन गो जीरो, अरे बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं होगा। अगला देख लीजिए, माइनस का 10 है, माइनस का 16 है, कितना का अंतर है भैया, माइनस का 10 घटा दीजिए। माइनस का 16 प्लस का 10 कितना हो गया, तो माइनस का 6 का अंतर आ रहा है। तो इन दोनों में माइनस का 6 का अंतर आ रहा है और यहाँ से यहाँ में 14 का अंतर आएगा, तो देखिए बराबर हुआ नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आप लोग चौथा बिना चेक किए भी चौथा मार दीजिएगा, लेकिन चेक भी कर लीजिए। चलिए, यहाँ दिया हुआ है √2, उसके बाद है √8। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा। और रूट से जानते हैं कि दो गो चीज एगो बाहर निकल जाता है, तो दो गो दो है, एगो निकल जाएगा, एगो भीतर में बच जाएगा। ये हो गया आपका 2√2। इसी तरह 18 का करेंगे तो आ जाएगा 3√2 और 32 का करेंगे तो आ जाएगा 4√2। अब इन दोनों को घटा के देखिए, 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो √2 बचेगा। 3√2 में से 1√2 चला जाएगा तो √2 बचेगा। 4√2 में से 3√2 चला जाएगा तो √2 बचेगा। तो देखिए सबका अंतर बराबर आन रहा है, तो मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरह से हम लोग किए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि p प्लस का वन, 2p प्लस का वन, कोमा 4p माइनस का वन एपी में है तो p का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में किए थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि पिछला वीडियो देखा होना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एपी में होता है तो हम आपको कल के वीडियो में समझा के बताए थे कि ई दोनों का डिफरेंस और ई दोनों का डिफरेंस सेम होगा। सही बात है। चलिए इसमें इसको घटाते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2p प्लस का वन और घटा देंगे किसको, p माइनस p प्लस का वन को। फिर ई बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो 4p माइनस का वन माइनस 2p प्लस का वन के, इसी के बराबर होगा। मतलब इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, दोनों क्या आना चाहिए, आपस में बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 2p प्लस का वन और यहाँ से माइनस, माइनस गुना p क्या होगा, माइनस p हो जाएगा, माइनस गुना प्लस वन, माइनस वन हो जाएगा, बराबर 4p माइनस का वन माइनस गुना 2p, माइनस 2p माइनस गुना प्लस वन, माइनस वन। देखिए 2p में से एक p जाएगा तो p बचेगा, एक में एक घटिए गया तो कुछ नहीं, खत्म ही हो गया, बराबर इधर क्या है, 4p में से 2p जाएगा तो 2p बचेगा और माइनस का एक माइनस का एक माइनस का दो हो जाएगा। अब देखिए माइनस का दो को इधर भेज दीजिए तो दो इधर आके प्लस में हो गया, इधर है 2p प्लस में p, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए 2 बराबर कितना होगा, 2p में से एक पी चला जाएगा, p हो जाएगा, p का मान कितना निकल गया, p का मान निकल गया 2। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ बनाने का तरीका। अगर आप लोग शॉर्टकट में करना चाह रहे हैं तो आराम से एक एक करके ऑप्शन में रखना शुरू कीजिए। देखिए p के जगह पे अरे भैया ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये p का ही तो मान दिया हुआ है, p का मान इसमें रख देंगे तो ap बनना चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो एक बार p के जगह पे एक रख दीजिए, तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब एक रखे तो एक में एक जोड़े तो 2 हुआ। यहाँ पे एक रखेंगे तो 2 गुना एक 2, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक रखेंगे तो 4 गुना एक 4, 4 में एक घटाएंगे 3 हो जाएगा। एपी बन रहा है, नहीं बन रहा है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह 2 रख के देखेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ रखेंगे 2 गुना 2 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे 4 गुना 2 8, 8 में एक घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, ये तो एपी बन रहा है तो 2 रखने पे एपी बन रहा है, तो इस तरह से बी टिक कर देंगे। दोनों तरह से देखिए हम आपको ट्रिक भी बता रहे हैं और जो मेथड है बनाने का वो भी बता रहे हैं, दोनों तरह आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी रूट 7 रूट 28 और रूट 63 का चौथा पद कितना होगा। तो देखिए आपसे पूछा क्या, चौथा पद मतलब A4 पूछा है। A4 क्या होता है, A प्लस का 3D होता है ना, इसके लिए आपको A निकालना पड़ेगा और D निकालना पड़ेगा। A क्या होता है, A होता है प्रथम पद, प्रथम पद आपको कितना दे रखा है, रूट 7 दे रखा है, आपको एक आत्मा मान दे ही रखा है, A बराबर रूट 7 हो गया। D निकालना है, D कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, रूट 28 में से रूट 7 को घटा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, रूट 28 क्या होता है, रूट 28 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 से 14 बार में जाएगा और 2 से 7 बार में जाएगा। अब देखिए दो को जो चीज मिल जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो दो दो को मिल गया तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर में ई वाला 7 बच जाएगा खाली, माइनस का रूट 7। अब आप ही बताइए, 2 रूट 7 में से एगो रूट 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, खाली रूट 7 बचेगा ना। डी का मान कितना निकल गया, डी का मान निकल गया खाली रूट 7 निकल गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ A4 निकालते हैं। यहाँ से A4 बराबर हो जाएगा A प्लस का 3D, A का मान है रूट 7 और प्लस का 3D, D का मान निकल गया रूट 7। चलिए ये हो गया आपका रूट 7 प्लस का 3 रूट 7। 3 रूट 7 में एक रूट 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 7 हो जाएगा। अब देखिए 4 रूट 7 को देने रखा है, तो क्या करेंगे, 4 को अंदर भेज दीजिए, सब रूठे में दे रखा है, 4 को अंदर अंदर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 4। देखिए रूट से बाहर दूगो से एगो निकलता है, रूट के भीतर एगो से दूगो जाएगा, तो 4 गुना 4 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 को 7 से गुना करेंगे। अब देखिए 6 7 42 के 2 बचा एक, असत का 7 एक, असत का 7 7 4 11, अंडर रूट 112 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को किए। क्वेश्चन आसान था, देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन था बिल्कुल आसान। रूट देख के घबरा जाते हैं बेवजह, ठीक है, रूट भारी है ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा रूट का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि रूट के भीतर में दो गो जो भी चीज होता है वो बाहर आ जाता है एगो, और यदि रूट के बाहर में कोई गो चीज है इसको हमको रूट में लिखना है तो इसको अंदर में 2 बार गुना करके लिख देंगे, आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या होगा। इसका हम लोग को 12वां पद निकालना है, मतलब हमको निकालना है A12 बराबर कितना होगा। तो कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इसके पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा ही फॉर्मूला लगाए। A12 बराबर क्या होगा, A प्लस का 11D हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमको ए का मान चाहिए तो ए का मान तो 14 मिल गया, और डी का मान चाहिए, डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरा वाला में पहला वाला को घटा करके 9 में हम लोग 14 को घटा देंगे, 9 में 14 घटाएंगे तो माइनस का 5 निकल जाएगा, तो डी का मान हम लोग का माइनस का 5 निकल गया। बस इसमें रखना है ए 12 बराबर ए प्लस का 11D, ए का मान है 14 प्लस का 11, डी का मान माइनस का 5 निकला। अब देखिए इधर हो गया 14 प्लस का 11 को जब -5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 55 होगा। ये चिन्ह माइनस का लग जाएगा तो इसको माइनस का कर देंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब 55 में हमको क्या घटाना है, 11 घटाना है। तो 5 में 4 जगह तो एक, 5 में 4 जगह तो एक, 5 में 1 जगह तो 4। अब देखिए माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 41 हो जाएगा। माइनस का 41 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया हुआ है आपको, ए एन बराबर दिया हुआ है 9 माइनस का 5n है, तो A7 का मान कितना होगा। अब देखिए ए एन आपको दे रखा है कि इस तरह इस रूप का। अब हमसे पूछ क्या रहा है, A7 पूछ रहा है, मतलब n के जगह पर 7 रखा है तो इधर भी n के जगह पर 7 रख देंगे। 9 माइनस का 5 गुना का 7। अब देखिए इधर है 9 माइनस का 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा। अब देखिए 35 में हम लोग को 9 घटाना है, तो 35 में जब हम लोग 9 घटाएंगे तो 26 होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस का 26 आ जाएगा। माइनस का 26 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सारा क्वेश्चन एपी से ही आ रहा है। ई क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम लोग पिछला बेसिस मतलब पिछला जो क्वेश्चन किए हैं उसी के बेस पे ये क्वेश्चन दिया गया है। समांतर श्रेणी 10 7 और 4 का 30वां पद बराबर है, मतलब 30वां पद इसका निकालना है। तो ए 30 बराबर क्या होता है सूत्र, ए 30 बराबर क्या होगा सूत्र, ए प्लस का 29D होगा।
होगा कि नहीं होगा। अब ए का मान दिया हुआ है 10, तो ए की जगह लिख देंगे 10 प्लस का 29 गुना डी का मान कितना है, तो साथ में 10 को घटा दीजिए तो माइनस का 3 आ गया डी का मान। डी की जगह माइनस का 3 रख देंगे। अब देखिए 10 प्लस का 29 को 3 से गुना कर रहे हैं, 9 3 27 की 7 बच गया 2, 3 6 2 8। और देखिए चिन्ह क्या चीज का लगेगा, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या चीज का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब 87 में से जब हम लोग 10 घटाएंगे 77 बचेगा, चिन्ह क्या चीज का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, माइनस का 77, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसी तरह से करना है, इसी तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए ऑब्जेक्टिव करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ये पिछले टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको पिछले तरह से करने का कोशिश मत कीजिएगा कि भैया पूछ रहा है आपसे ए जीरो बराबर कितना होगा। ए जीरो बराबर नहीं पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा पद शून्य होगा। मतलब ये जो एपी आपको दे रखा है, ये जो आपको एपी दे रखा है 21 18 15 डॉट डॉट करके जीरो, कहीं ना कहीं पे तो जीरो आएगा ना, तो यही बताना है कि जीरो कब आएगा। तो ये जो होता है ना, जो पूछा जाता है कि कौन सा पद इतना होगा, वो ए एन का वैल्यू दे रखा होता है। उनको पता नहीं है तो मान लेते हैं कि एनवा पद है, कि एनवा पद जो है हमको दे रखा है जीरो। हमको निकालना क्या है, कौन सा पद, मतलब हमको एन का वैल्यू निकालना है। चलिए एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ये तो पर रखे थे। देखिए ए एन कितना दे रखा है जीरो, ए एन की जगह जीरो रख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान है 21, तो ए का मान 21 रख देंगे। प्लस का एन का मान हमको पता नहीं है, तो एन का मान ऐसे रहने देंगे। और डी, डी क्या है, दूसरे वाला में से पहले वाला को घटा दीजिए, 18 में से 21 को घटा दीजिए तो माइनस का 3 निकल जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, जिसको बेसिक कैलकुलेशन आता हो वो तो आराम से बना लेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर जो 21 दिया हुआ है प्लस में, इधर इधर क्या चीज हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 21 बराबर एन माइनस का 1, इधर हो गया माइनस का 3। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा 7 बार में, तो इधर हो गया 7 बराबर एन माइनस का 1। हमको चाहिए क्या, एन माइनस 1 का वैल्यू चाहिए कि एन का वैल्यू चाहिए, तो हमको तो एन का वैल्यू चाहिए, तो माइनस 1 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस से इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर एन, तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा 8। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो अंक की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया था, पूछा जा रहा है आपसे कि दो अंक का कै गो संख्या है जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हार्ड तो लग रहा होगा, लेकिन लास्ट समय है बाबू, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो दो अंक का कैगो संख्या है जिसमें 3 से भाग लग जाता है, तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे दो अंक का सबसे छोटा संख्या कहाँ शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, और ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा कितना होता है, 99 होता है। इसके बाद तो 3 अंक का हो जाता है 100। अब हमको देखना है कि इसमें 3 से भाग लगने वाला कैगो संख्या है। एक तरीका तो ये है कि 3 का पढ़ा पढ़िए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इस तरह से गिन लीजिए, यानी तो क्या कीजिए एपी की तरह सॉल्व कीजिए। देखिए 10 के बाद दो अंक का सबसे छोटा कौन सा संख्या है जिसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो बोलिएगा कि 10 में लगता है, नहीं लगता है, 11 में लगेगा, नहीं लगेगा, 12, मतलब सबसे छोटा संख्या 12 है दो अंक का जिसमें 3 से भाग लग जाएगा। और सबसे बड़ा संख्या दो अंक का कौन है, तो सबसे छोटा पता चल गया 12 है, सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए दो अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन, 99, इसमें 3 से भाग देगा, देख लीजिए लगता है कि नहीं, 3 तिया 9 कट जाएगा, फिर उतरेगा 9, 3 तिया 9 कट जाएगा। मतलब 99 ये वो है जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, दो अंक का सबसे बड़ा संख्या है 99 जिसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो देखिए पहला हो गया 12, उसके बाद कौन संख्या होगा जिसमें 3 से भाग लगेगा, 15, फिर कौन होगा 18, ऐसे करके 99 तक जाएगा, उतना संख्या में 3 से भाग लगेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 99 है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग ए एन, ए एन मान लेते हैं कि एनवा पद, एनवा नंबर में जाकर के 99 आएगा, ठीक है। अब देखिए ए आपका कितना निकल गया, पहला पद कितना हो गया 12, डी कितना हो गया, तो दूसरा वाला पहला को घटा दीजिए, 15 में 12 घटा दीजिए 3 हो गया। अब हमको एन का मान निकालना है, एन का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा क्या को पद होगा, ठीक है। चलिए एन का मान निकालते हैं, एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का टी। एन का मान आपको दे रखा है 99 बराबर ए का मान दे रखा है 12 प्लस का एन का मान हमको निकालना ही है, और डी का मान दे रखा है 3। अब देखिए 12 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, 99 में हम लोग को 12 घटाना है तो 87 हो जाएगा, बराबर एन माइनस का 1 इंटू 3। अब 3 से इसमें भाग लगेगा, तो 3 दूना 6, 9 तिया 27 बराबर एन माइनस का 1, एन का मान यहाँ से निकल जाएगा, देखिए 29 है ना, ये एक इधर जाएगा तो हो जाएगा 30, ठीक है। प्लस में माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 30 पद ऐसा है, मतलब 30 गो ऐसा संख्या है जो 3 से पूरी पूरी विभाजित है, दो अंक का, दो अंक का टोटल कैगो संख्या है, 30 गो संख्या है। इसी तरह आपसे 2 से भी पूछ सकता है, 5 से भी पूछ सकता है। बस करना यही है कि दो अंक का सबसे छोटा संख्या हम लोग को देख लेना है, कि 2 से 5 से पूछा तो दो अंक का छोटा से छोटा कौन सा संख्या है जिसमें 5 से भाग लग जाता है, और बड़ा से बड़ा कौन सा संख्या है, उसके बाद बीच का पद निकाल देना है ए अनुमान करके आखिरी वाला नंबर को। समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो इनके परिमाप का अनुपात कितना होगा। एक चीज आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो लिख लेंगे कि अगर आपको भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात दिया है और यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, ठीक है। और यदि आपसे भुजा का अनुपात दिया हुआ है और परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, परिमाप का अनुपात पूछ रहा है तो वही रह जाता है जो पहले से है, ठीक है, वो अनुपात वही रह जाता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे सभी कोई। यदि आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ है, दो त्रिभुज के संगत भुजा या वर्ग कोई भी चीज का भुजा का अनुपात दिया हुआ है और अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। जैसे बोला गया कि त्रिभुज बोला है ना, हम बोलते हैं आपको दो वर्ग का संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5, ठीक है। और पूछा कि आपको इसका क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ई हो जाएगा। समझ गए। और यदि इससे पूछता कि परिमाप का अनुपात बताइए, परिमाप का अनुपात यही रह जाता, 3:5 ही रह जाता। यदि क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे और परिमाप पूछेगा तो वैसे का वैसे रहने देंगे। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि परिमाप का अनुपात कितना होगा, तो परिमाप का अनुपात वही रह जाएगा, 3:4 है, 3:4 ही रह जाएगा, मतलब वो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांग होते हैं, समानुपाती होते हैं या कोई नहीं। समरूप समझते हैं, समरूप मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। तो सभी वर्ग देखिए, ई वर्ग ले लीजिए चाहे बड़ा वर्ग ले लीजिए, सब एक ही जैसा दिखता है, समरूप होता है, ठीक है। समरूप मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये सब क्वेश्चन आसान है लेकिन आता है। एक सरल रेखा खींचना है, यहाँ से यहाँ तक का रेखा खींचना है, इसमें कई गो बिंदु का जरूरी है। तो हमको अच्छा एक बात बताइए, एक बिंदु से हम लोग सरल रेखा खींच सकते हैं क्या, पते नहीं किधर जाना है। 5 बिंदु है, 1 2 3 4 5, 5 बिंदु से हमको सरल रेखा खींचना है, 1 2 3, ऐसे खींचाएगा सरल रेखा हो, सीधा रेखा होने। देखिए तो सरल रेखा खींचने के लिए दो बिंदु का जरूरी है, एक बिंदु ई हो गया और हमको जाना कहाँ है, यहाँ आना है मान लीजिए, तो इन दोनों को मिला दीजिए। सरल रेखा खींचने के लिए क्या बिंदु का जरूरी होता है, दो बिंदु का जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि बिंदु -6, -7 की कोटि है, कोटि इसमें से कौन है। देखिए तो एक बात याद रखिएगा कि x का जो मान होता है वो होता है भुज और y का जो मान होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कोटि बोलते हैं। यदि इसमें पूछे कि भुज क्या है तो भुज लिख देंगे -6। यदि पूछे कोटि क्या है तो कोटि क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू को हम लोग भुज बोलते हैं और y का वैल्यू को कोटि बोलते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कोटि क्या होगा, तो कोटि y का वैल्यू हो जाएगा, मतलब -7 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। देखिए हमको निकालना क्या चीज का समीकरण है, एक्स अक्ष का, मतलब इस अक्ष का। अब बताइए इस मतलब एक्स अक्ष पे एक्स कभी जीरो हो सकता है क्या, एक्स अक्ष पे एक्स जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये तो समीकरण होगा नहीं। अब एक्स अक्ष पे एक्स और वाई बराबर हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स का मान है 5 और वाई का मान भी यहाँ पे 5 होगा, इस बिंदु पर 5 होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत बोल रहा है। देखिए एक्स अक्ष पर जो है y जो है जीरो होता है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा तो y का वैल्यू जीरो ही मिलेगा, यहाँ पे भी देख लीजिएगा y का वैल्यू जीरो ही मिलेगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर जीरो होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, y बराबर 10 का कहाँ चले गए, बहुत आगे। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, y बराबर 10 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। अब आपको यही बताना है, क्या वो जो रेखा होगा x अक्ष के समांतर होगा, क्या y अक्ष के समांतर होगा, या मूल बिंदु से जाएगा, या कोई नहीं होगा। देखिए पहले ग्राफ इसका बना के हम लोग देख लेते हैं कैसा जाएगा। तो ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, इसको बोल दिए x, इधर होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। और इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ, ठीक है। इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें दोनों प्लस में होता है, इसमें x माइनस में y प्लस में होता है, इसमें दोनों माइनस में होता है और इसमें x प्लस में और y माइनस में होता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी हम इस पे लेकर के आए हैं, घबराइएगा मत। अब बोला जा रहा है कि y बराबर 10, अब देखिए ई y बराबर 10, ई y पे कितना, y का कितना मान है 10 है, y बराबर 10। इसका जो रेखा होगा, इस पे जो रेखा इसे खींचेंगे वो क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के, या मूल बिंदु से जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं मूल बिंदु यहाँ है, ये रेखा यहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसको काट दीजिए, ये तो होगा नहीं। y अक्ष के समांतर, अरे भैया y अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, ये है y अक्ष, ये ऐसे जा रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो y अक्ष के समांतर हुआ, नहीं हुआ, इसको भी हटा दीजिए। ये देखिए ई है x अक्ष और ई है
वाई बराबर 10, ई दोनों ई रेखा को इसके तुल्य हम लोग को देखना है। तो देखिए दोनों समांतर जा रहा है ना, मतलब एक सीधा में जा रहा है ना, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर कि एक्स अक्ष से समांतर जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। हम आपको पहले ही बताए चतुर्थांश, उसी में हमको देखना है किस चतुर्थांश में है। तो चलिए जी, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्लस में होता है, इसमें x माइनस में y प्लस में, इसमें दोनों माइनस में, और इसमें x प्लस में y माइनस में होता है। इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। अब आप चेक कीजिए कि x का जो वैल्यू है वो माइनस में है क्या, हाँ भैया माइनस में है। और y का भी वैल्यू माइनस में है क्या, हाँ दोनों माइनस में है। माइनस माइनस मतलब कौन चतुर्थांश हो गया, तीसरा हो गया, तृतीय, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग 15 को ऑब्जेक्टिव किए, अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, समय काफी ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन धैर्य के साथ में बैठे रखिएगा, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और वो आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर से मदद करेगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 2 नंबर में जो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु इतना इतना और इतना दिया हुआ है, इस त्रिभुज का हम लोगों को केंद्रक बताना है। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका पूछा गया है 2018 वगैरह में पूछा गया है। हम आपको पहले बता दें बाबू कि जो भी क्वेश्चन हम लाए सारा का सारे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन का सब बे पूछे गया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखे होंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिला होगा। चलिए, तो इसका पूछा क्या जा रहा है, केंद्रक। अब बताइए त्रिभुज का केंद्रक बराबर सूत्र क्या होता है। केंद्रक बराबर सूत्र होता है कि भैया सबको जोड़ दीजिए, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 कर दीजिए और नीचे में 3 से भाग दे दीजिए, कोमा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 कर दीजिए और नीचे में 3 से भाग दीजिए। यही होता है केंद्र। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये x का वैल्यू आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये y का वैल्यू आ जाएगा। त्रिभुज का केंद्र कहाँ में होता है, कितना लोग को तो ये पता है। तो देखिए, ये हुआ ना त्रिभुज, अरे भैया इसका बीचों बीच जो बिंदु आएगा ना उसी को बोलते हैं त्रिभुज का केंद्र। इसी का हमको निर्देशांक निकालना है, इसमें x और y कितना होगा यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यही x y का मान इसी से आएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए जी, तो सूत्र के हिसाब से लगाएंगे, x1 का मान कितना, ये जो वैल्यू है ये हुआ x1, ये हुआ x2 और ये हो गया आपका x3। ठीक है, और ये हो गया y1, ये y2 और ये जो है 5, ये y3 हो गया, सॉरी y3 हो गया। चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 करते हैं, तो यहाँ हो गया -3 प्लस का x2 का मान कितना है 5 है, प्लस का सॉरी माइनस का, माइनस में दे रखा है x3 का मान कितना है -8 है, इसमें भाग दे देना है 3 से। इसी तरह हम लोग y के साथ भी करेंगे, y1 का मान है 0, y2 का मान है -2, y3 का मान है 5, नीचे में 3 से भाग दे दीजिए। अब देखिए, माइनस का 8 माइनस का 3 कितना हो गया, -11 हो गया। -11 में 5 जोड़ना है तो -6 हो जाएगा, इधर हो गया -6/3 और इधर हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3/3। देखिए इससे ही कट जाएगा 2 बार में, अब माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, इससे ही कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं बिंदु कितना निकल गया, 2 निकल गया और 1 निकल गया। तो केंद्र का निर्देशांक कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया और 1 हो गया। ये सब कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है कि भैया एक्स वाला तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए और कोमा वाई को वाला जोड़ के तीनों को 3 से भाग दे दीजिए। इतना को कर दीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लंबा कीजिएगा, इतना को काफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2,5 और 5,7 की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इन दोनों के बीच का हम लोग को दूरी निकालना है। एक बिंदु आपको कितना दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है 2,5 और दूसरा बिंदु दे रखा है 5,7 और इन दोनों के बीच का जो ये दूरी है यही हम लोग को निकालना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें लगेगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आप लोग पढ़ रखे होंगे। ठीक है जी, चलिए दूरी सूत्र हम लोग देखते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है कि भैया अंडर रूट लगा दो पहले तो, और उसके बाद x1 में से x2 घटा दो या x2 में से x1 को घटा दो और इसका स्क्वायर कर दो, फिर बीच में जोड़ दो और y2 माइनस का y1 का स्क्वायर कर दो। यही तो होता है दूरी सूत्र। तो बस इतना सा करना है हम लोग को। x2 कितना है, x2 है 5, 5 में से घटाएंगे 2 होगा 3, 3 का स्क्वायर करना है। प्लस का y2 है 7, 7 में से 5 घटाएंगे बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब देखिए दूरी निकालना है, दूरी मीटर किलोमीटर क्या लगाएंगे, तो इसमें कुछ देने रखा है तो इसमें लिखाएंगे इकाई मात्रक, ये लिखना जरूरी है। इकाई मात्रक लिख देंगे, हो गया। चलिए दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे 3 माइनस का रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में हर एक साल ही बनता है, और बनता ही बनता है, ऐसा बात नहीं है कि इस बार नहीं पूछेगा, हर साल पूछा जाता है तो पूछा ही जाएगा। और हर बार हम कैसा क्वेश्चन कराते थे आपको कि सिद्ध करे रूट 5 रूट 3। अब माइनस प्लस दे दिया है कि जैसे कि आपसे थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता होगा, इस क्वेश्चन के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि
ये जो आपको दे रखा है 3 - का रूट 5, 3 - का रूट 5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं हम लोग, परिमेय संख्या है। और जैसा कि आप लोग को पता है, इतना को तो लिखने आता ही होगा, और लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा अनुसार। परिभाषा अनुसार देखिए, इक्वेशन में ना थोड़ा बोर हो जाएगा, तो जिसको इक्वेशन आता है ना उस तो आगे करके देख लीजिएगा वीडियो को, क्या दिक्कत है। परिभाषा अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या करेंगे, P/Q, परिभाषा क्या होता है परिमेय संख्या का, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये होगा 3 - का रूट 5। अब देखिए, और इधर क्या लिखा जाता है, इधर लिखते हैं कि जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और Q जो है 0 के बराबर भी नहीं है। इतना सा हम लोग को लिखना होता है इसमें। उसके बाद देखिए, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं करना है, इसमें सीधा आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 को उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, इधर वाला अपरिमेय हो जाएगा, इधर वाला परिमेय हो जाएगा। यहीं पे बोल देंगे कि भैया एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, दोनों गलत है, कहीं हो ही नहीं सकता है बराबर, हमारा हम लोग का मान्यता गलत है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा करना है। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, √5 को इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो √5 इधर माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा, और ई इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। P - का Q। अब देखिए, इधर हो गया √5 बराबर, इधर हो गया 3Q माइनस का P/Q। अब देखिए, ई बटे में दिख रहा है, जो चीज बटे में होता है वो परिमेय संख्या होता है, और जो बटे में नहीं होता है, रूट में होता है, वो परिमेय होता है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, कि भैया ये जो आप लोग ये जो दिया हुआ है, ये है आपका अपरिमेय, है कि नहीं, बिल्कुल है, अपरिमेय है ये। और इधर जो ये वाला है, ये क्या है, ये है आपका परिमेय। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अपरिमेय और परिमेय दोनों क्या आपस में बराबर है, ये कभी संभव ही नहीं है। तो बस इसके बाद थोड़ा सा लिखना है, इक्वेशन में लिखने हैं खाली, सीधी सीधी बात है। लिखेंगे यहाँ परिमेय बराबर अपरिमेय है, यहाँ परिमेय बराबर अपरिमेय है, जो कभी संभव नहीं है। और इसके बाद लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। गलत है तो क्या है कि 3 - का रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को लिखना था, इतना सा लिखना था, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन लिखने वाला ही है बाबू। तो थोड़ा सा आपको रटने वाला क्वेश्चन, मतलब रटने वाला पार्ट क्या है, रटने वाला पार्ट आपको यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, और याद करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन सब में लिख के ही आना है, यही आपको एक नंबर आपको यहीं पे दिखाता है, पी और क्यू पूर्णांक है, पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और क्यू जो है 0 के बराबर भी नहीं है। उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए, अब पी क्यू कोई पूर्णांक है, कोनो पूर्णांक मान लीजिए 2 3, उसका मान बैठा के देख लीजिए, परिमेय संख्या आएगा। इसीलिए ई लाइन जो है ना लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये क्वेश्चन आशा है कि सीख चुके होंगे, और वैसे तो अभी लास्ट समय है, क्या सीखेंगे, एक दिन में क्या ही सीख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो जितना भी दिमाग में घुसा काफी है, एक दो बार ज्यादा होगा तो पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार वो परिमेय संख्या सिद्ध करने वाला और परिमेय सिद्ध करने के लिए दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर। देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। बोला जा रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है, मान लेंगे पहला संख्या x और दूसरा संख्या y है। अब बोला जा रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 आएगा। सही बात है कि नहीं है, तो इसको बोल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये जो एक संख्या x है, ये दूसरी संख्या y का 3 गुनी है, y से 3 गुना है, तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 3y। सही बात है कि नहीं है, तो x की जगह पर हम लोग 3y रख सकते हैं, तो रख देते हैं। इसका मान हम लोग पहला समीकरण में रखते हैं, x की जगह पे 3y, x की जगह 3y रखेंगे, फिर बीच में माइनस का y, बराबर इधर हो जाएगा 26। 3y में से y जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर इधर हो जाएगा 26। क्या है, दो इधर गुना में है, इधर क्या चीज में हो जाएगा, दो इधर आके हो जाएगा भाग में, 2 से ही कट जाएगा 13 बार में, तो y का मान निकल जाएगा यहाँ से 13। तो क्या बोल रहा था, संख्या ज्ञात करना है, तो y का मान 13 निकल गया, x का मान निकालना है, तो देखिए y की जगह पे यहाँ 13 रख देंगे, एक में y की जगह 13 रख देते हैं, x माइनस का 13 बराबर इधर हो जाएगा 26। तो यहाँ से x बराबर, ये माइनस में है, इधर क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो गया 26 प्लस का 13, x का मान यहाँ से निकल जाएगा 39। अब देख लीजिए, 39 में जब हम लोग 13 घटाएंगे तो 26 भी हो रहा है, 39 13 का 3 गुना भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। बस इतना सा हम लोग को करना था, तो यही दो चीज निकालना था, इसी में आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² माइनस का 5x प्लस का 3
का विभेजक ज्ञात करें और मूल की प्रकृति भी बताएं। मूल का प्रकृति कैसे पता चलेगा? तो विभेजक से ही पता चलेगा। अरे विभेजक मतलब डी का वैल्यू, इसी को कहीं कहीं विभेदतर भी लिखा होता है, विभेजक भी लिखा होता है, तो एक के चीज एक के बात है, ठीक है। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है? डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही फॉर्मूला होता है। अब हमको बी ए सी इस सब का मान पता होगा तभी तो बना पाएंगे ना। तो चलिए हम लोग ए का बी का मान पहले देख लेते हैं यहाँ से। समीकरण आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, ठीक है जी। अब चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आपका b का मान दे रखा है माइनस का 5, a का मान दे रखा है 4 और c का मान दे रखा है 3, यही दे रखा है और इसी को हम लोगों को रखना है। तो चलिए d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर, जब b का मान है माइनस का 5, माइनस 5 का स्क्वायर करना है तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस का 4 गुना a का मान है 4 और c का मान दिया हुआ है 3, c का जगह 3 रख देंगे। तो अभी इधर हो गया 25 माइनस का 4 चौके 16, 16 तिया 48, 16 को 3 बार पढ़ेंगे तो 48 होगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब देखिए डी का मान कैसे पता लगता है कि क्या होगा? यदि डी का मान माइनस में आ रहा है तो मूल क्या होता है? मूल होता है आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। आभासी होता है और असमान होता है। अच्छा, डी का मान यदि प्लस में आ जाए तो प्लस में आएगा तो वास्तविक होगा और समान होगा, असमान होगा। और डी का मान यदि जीरो आ जाए तो वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। समझ रहे हैं? डी का मान यदि जीरो से छोटा आ गया तो भैया माइनस में आ गया। अब माइनस समझ लीजिए काल्पनिक हुआ। डी का मान जब माइनस में आ जाए तो काल्पनिक होगा और मूल असमान होगा, समान नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। एक्स का दो मान आता है ना इस टाइप का समीकरण में, दोनों बराबर नहीं होगा। यदि डी का मान प्लस में आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो वास्तविक तो होगा, मतलब पहले तो आभासी हो रहा था अब वास्तविक होगा, लेकिन समान नहीं होगा भैया, डी का मान अभी भी असामान्य होगा। जब डी बराबर जीरो आ जाए, जीरो आएगा तो मूल वास्तविक तो होबे करेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? डी का मान माइनस में आ गया, लिखेंगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए मूल जो होगा, मूल कैसा होगा? मूल होगा आपका आभासी होगा। और कैसा होगा? आभासी होगा और असमान होगा, मतलब अलग अलग होगा दोनों, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले थे। तो देखिए बाबू, काफी ज्यादा क्वेश्चन भी कर लिए, काफी ज्यादा समय भी हो गया है, तो अब मेरे ख्याल से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहिए, ठीक है। और देखिए हम लोग 15 क्वेश्चन किए ऑब्जेक्टिव और 5 वो किए लघु उत्तरीय, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए। और एक टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग सीख लेते हैं एक दिन में, यदि पांचों टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं ना तो काफी ज्यादा है। मैथ कुछ हेवे नहीं किया, मैथ में आराम से आप लोग 100 में से 90 नंबर बिल्कुल आराम तरीके से, आसान तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन किए बाबू, आशा है आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन, वीडियो पूरा क्यों देखना है? जो क्वेश्चन नहीं समझ में, ऐसा बात थोड़ी कि सारा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। अरे भैया बहुत क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं समझ में आया होगा, उसको फिर से देख लेंगे, फिर से देख लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं, पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का चैनल का नाम अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जी, तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।